नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट इस बुलेटिन में आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री कांगड़ा जिला के दौरे पर आज हैं। आप कहिए कि देहरा, क्योंकि चुनाव क्षेत्र उनकी धर्मपत्नी का है, लेकिन जिला कांगड़ा है ये, और इसलिए वहाँ जो आज घोषणाएं की गई हैं उनकी बात करेंगे, और साथ में 3 उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात भी करेंगे जिनको लेकर अपने एड्रेस में मुख्यमंत्री ने आज बात की है। कर्मचारी तबादलों का एक तरह से बात चल रही है, अभी माहौल भी उस तरह का है। एजुकेशन में एक सेशन खत्म हुआ था, नई कक्षाएं शुरू हो गई हैं, नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। स्कूलों में टीचर्स की ट्रांसफर की अभी दौर चल रहा है। ऐसे दौर में एक अपडेट जो राज्य सरकार ने तैयारी की है कर्मचारी ट्रांसफर्स को लेकर या टीचर ट्रांसफर को लेकर, उस तैयारी से आज आपको अपडेट देंगे। पुलिस भर्ती का जो रिटन एग्जाम है वो आ गया है, और रिटन एग्जाम का इंतजार काफी टाइम से था। टोटल आवेदकों से लेकर इस रिटन एग्जाम में कितने जो युवा हैं वो बैठ रहे हैं, ये आज आपको फिगर देंगे, शेड्यूल पूरा बताएंगे, और इस भर्ती को लेकर जो आगे प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर हर अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। इसके बाद बात करेंगे जो प्री नर्सरी भर्ती को लेकर। ये भी हमने आपको बताया था कि इसी हफ्ते शुरू होने वाली है। पिछले हफ्ते से वैसे उम्मीद थी, लेकिन प्रक्रिया बीच में थोड़ी लेट हुई, अब शुरू हो गई है। लेकिन आधे पद ही इसमें विज्ञापित क्यों हुए हैं अभी तक, ये आपको जानकारी देंगे इस बुलेटिन में, क्योंकि प्री नर्सरी को लेकर जिस तरह से 6200 पद टोटल इसमें दिए गए थे, लेकिन अभी जो भर्ती प्रक्रिया है वो 3100 पदों के लिए ही शुरू की गई है, और इसका रीजन क्या है वो रीजन आपको आज बताएंगे। इसके बाद अगली बात करेंगे इस बुलेटिन में जो टीजीटी और जेबीटी कमीशन भर्ती को लेकर, क्योंकि टीजीटी का जो प्रोसेस शुरू हो गया है उसके आंकड़े आपको देंगे, और जो बाकी मामला है इसके बाद जेबीटी का, इसकी क्वेरीज अलग अलग बहुत आ रही हैं, तो वो भी मुझे लगा कि इसी बुलेटिन में हम साफ कर लें। जो लोग व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी ये सूचना मिल जाए। डीए पर एक नया आइडिया दिया है एक संगठन ने, उसकी भी बात करेंगे, और ये इसलिए आइडिया है क्योंकि लोगों को इंतज़ार लंबा हो गया है। जहां तक बात है सस्पेंड टीचर्स की, ये प्राइमरी टीचर फेडरेशन के लोग हैं, इनको अब कुछ राहत ज़रूर मिली है, और ये राहत क्या है इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। गवर्नर से नए वीसी मिले हैं आके, जेपी नड्डा की कल की कोर ग्रुप की बैठक में क्या क्या फैसले हुए हैं ये भी आपको जानकारी देंगे। बिजली बोर्ड ने बातचीत के लिए पेंशनरों को बुलाया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मसला हल होगा, और इस बारे में जो जितनी भी चीज़ें या जितनी भी इंतज़ार लोगों का है वो इंतज़ार भी पूरा होगा, क्योंकि इनको बातचीत के लिए बुलाया गया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति का एक दौरा है। वैसे आज बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बिजली पंचायत की है, और ये बिजली पंचायत जो इनकी एक सीरीज चल रही है उसके तहत पांवटा साहिब में हुई है, उसकी भी जानकारी इस बुलेटिन में आपको देंगे। साथ में बात करेंगे उपराष्ट्रपति के दौरे की, और उपराष्ट्रपति के दौरे की बात इसलिए क्योंकि ये लगभग फाइनल हो गया है। हिमाचल का भी इसमें विजिट है, और कल हमने आपको सोनिया गांधी के विजिट की जानकारी दी थी, और आज आपको जानकारी देंगे उपराष्ट्रपति के दौरे की। मौसम में कोई नया परिवर्तन है नहीं। 5 जून तक जो एक अलर्ट है अलग अलग जिलों में, येलो और ये ऑरेंज का, वही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। और आजकल की बारिश से गर्मी से राहत भी मिलती है, इसलिए ये अच्छी ही खबर है। उसके बाद जब ड्राई स्पेल शुरू होगा 5 जून के बाद, यानी कि 6 जून से, तो वो कितना लंबा रहता है, क्योंकि जून के महीने में ही जो टेम्परेचर है वो तंग करता है, और फिर उसी तरह से वो मौसम जो है उस तरह से झेलना पड़ता है। अगली बात करें अगर, तो जो मसला अभी सामने है वो उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर है। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 5 से 7 जून तक चंडीगढ़ और हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं। हिमाचल में ये सोलन जिला में वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे, और ये विश्वविद्यालय अभी इनके उसको लेकर तैयारी कर रहा है। आपको पता है नॉन यूनिवर्सिटी 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, और अनुसंधान को लेकर जो इनका काम है
उस दृष्टि से भी उपराष्ट्रपति का यहाँ आना मायने रखता है। और इस दौरान जो तैयारियां चल रही हैं अभी तक, जो उनके यहाँ पर जो कुलपति हैं वो उन तैयारियों को अभी तक कर रहे हैं। बिजली बोर्ड ने पेंशनरों को बातचीत के लिए बुलाया है, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ था, बातचीत के बाद ही अगली रणनीति बनेगी, और अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो पेंशनरों ने कहा है कि उसके बाद वो इसका निर्णय लेंगे। देखिए, पेंशनर फोरम जो है राज्य विद्युत परिषद का, इनके जो अध्यक्षता बैठक की है इंजीनियर वेदराज गुप्ता, जो चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं, और महासचिव TR गुप्ता ने की। और उसके बाद ऐसा कहा गया है कि बिजली बोर्ड ने उन्हें बुलाया है बातचीत के लिए, और जब उनके साथ बैठक हो जाएगी पेंशनर फोरम के साथ, उसके बाद अब अगला निर्णय वो लेंगे। फिलहाल जो कोई और स्टेप उठाने से इन्होंने ये कहा है कि जो बिजली बोर्ड के साथ बातचीत हो जाएगी तभी हम आगे इसमें बात करेंगे। एक कमेंट्स बार बार आ रहे हैं लाइनमैन को लेकर, जो पोस्ट कोड 971 है बिजली बोर्ड का, और ये हमने भी बिजली बोर्ड को अभी रेफर किया है कि इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी दें कि इस नियुक्ति को लेकर कब किया जा रहा है। और एक इसके साथ है मामला, जो स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट में कुछ भर्तियां नहीं हुई हैं जिनको 3 महीने का इंतजार हो गया है पोस्टिंग को लेकर। ये दोनों मामले कंसर्न डिपार्टमेंट को रेफर किए गए हैं ताकि उनकी जो फाइल्स हैं वो पता लग सके कि किस स्टेज पर हैं, और फिर उनकी अपडेट आपको देंगे। बिजली बोर्ड की हम बात कर रहे थे। बिजली बोर्ड ने निजीकरण के खिलाफ पांवटा साहिब में कर्मचारियों ने बिजली पंचायत की है और ज्ञापन सौंपा है, और ये कहा है कि अगर ये समाधान नहीं किया गया तो फिर इनको संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये बिजली बोर्ड से रिलेटेड जो एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उसने ये आयोजन किया है, और इसमें जो हीरालाल वर्मा इनके सह संयोजक है, उनकी कॉल पर ही सभी जिलों में ये बिजली पंचायत अलग अलग स्तर पर हो रही है, अलग अलग लोकेशन पर हो रही है। शिमला वाली रामपुर में हुई थी, और उसके बाद अब इसमें जो आगे डिसीजन, इसमें प्रदर्शन किया जा रहा, नाराजगी व्यक्त की जा रही है। अगली बात करेंगे JP नड्डा की बैठक की। कोर ग्रुप की बैठक कल सोलन में थी तिरंगा यात्रा के बाद, और उसके बाद JP नड्डा वापस चले गए थे। लेकिन इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय हुए हैं प्रदेश के लिए भी और जो भाजपा है उसके लिए भी। जहां तक इस बैठक में 2 चीजों का संदेश दिया गया। एक तो ये कहा गया कि विपक्षी भाजपा हिमाचल में विपक्ष में है, तो अब विपक्ष को आक्रामक होना होगा, मतलब जो अभी आक्रामकता चल रही है उसको डबल करिए। दूसरी बात, जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं दिसंबर में, उन पंचायत चुनावों को लेकर अभी से तैयारी शुरू करें, और हर फील्ड के लिए लोकेशन वाइज या पर मंडलवार करना है। ये आने वाले दिनों में शेड्यूल बनेगा, लेकिन टोलियां बनाने को कहा गया है जो सिर्फ पंचायती राज चुनाव को मॉनिटर करेंगी, और उसमें जो काम उसमें करने का है उसको लेकर टोलियों का गठन होगा। वैसे इस बैठक के बाद आज एक दिन बाद ही भाजपा ने अगले कार्यक्रमों का भी जो जारी कर दिया शेड्यूल, क्योंकि ये कल की बैठक में तय हुआ था। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून को बलिदान दिवस श्यामा प्रकाश मुखर्जी वाला, और 25 जून को इमरजेंसी की याद में जो एक कार्यक्रम होगा वो होगा। तो ये शेड्यूल अलग से है। इस शेड्यूल की जानकारी आज जो भाजपा के ये महामंत्री हैं त्रिलोक कपूर, उन्होंने ये जानकारी दी है। तो ये एक अलग मसला है जो अभी इस बैठक के बाद इनका शेड्यूल तय हुआ है, उसकी जानकारी हमने आपको दी। अब बात करेंगे गवर्नर से जो VC मिले हैं। देखिए, कल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 3 साल के बाद नए कुलपति मिले, और जो डॉक्टर महावीर सिंह जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के जाने माने वैज्ञानिक हैं, उनकी ये नियुक्ति हुई है। जनरल साइंस में जितनी भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड से हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के फील्ड से हो, या फिर वो शिक्षाविदों के बीच में से हो, सभी ये कह रहे हैं कि ये जेन्युइन सिलेक्शन हुई है, और विद इन कैंपस अगर सिलेक्शन हो गई तो उसके बाद विश्वविद्यालय के मसलों को हल करने में ज़्यादा अच्छी तरह से मदद मिलेगी। ये बात भी अब लोग कह रहे हैं। आज इन्होंने डॉक्टर महावीर सिंह ने राजभवन आकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की, और ये पहली उनकी औपचारिक भेंट थी। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी थी। राज्यपाल ने उनकी नियुक्ति पर शुभकामनाएं दी, और ये कहा कि वो आशा व्यक्त कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो उनकी अगुवाई में अच्छा काम करेगी। अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर फेडरेशन के उन टीचर्स की जिनको शिमला में धरना देने पर सस्पेंशन झेलनी पड़ी। इनका जो एक क्रमिक अनशन है वो लाल पानी में चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो लगातार हो ही रहा है।
लेकिन 8 टीचर सस्पेंड किए गए थे। सस्पेंशन के खिलाफ ये कोर्ट में गए। कोर्ट में ने कहा कि आप विभाग को अपील करिए और सरकार को कहा कि आप सिंपैथेटिकली इस पे विचार करिए, क्योंकि इनको अधिकार है जो अपील करने का, या आप कहिए कि लोकतांत्रिक रूप से अपनी आवाज़ उठाने का। लेकिन शिक्षा सचिव ने इनकी अपील खारिज कर दी और इनको सस्पेंशन की जो कार्रवाई है उस पर आगे एक्शन लेने को कहा। उसके बाद ये फिर कोर्ट गए, क्योंकि कोर्ट में अपडेट करना था कि सरकार ने अपील खारिज कर दी है। वो अपील के बारे में कहा गया तो कोर्ट ने ये कहा कि जहां तक बात है, हमें ये कहा गया था कोर्ट में कि दोनों पक्ष इसमें एमिकेबली मसले को सुलझा देंगे, तो ऐसा हुआ नहीं और इनकी अपील खारिज हो गई। फिर इसमें ये कहा गया कि जो रिस्पोंडेंट स्टेट है वो उसमें आगे सरकार ने कहा कि जो सीसीए रूल्स हैं, रूल 6 ऑफ रूल 10, उसमें जो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास क्या 90 डेज एक्सपायरी से पहले सस्पेंशन को रिवोक करने का अधिकार है या नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट सस्पेंशन की 270 दिन है। फिर इनके एडवोकेट की तरफ से कहा गया कि क्योंकि इनको सस्पेंशन पीरियड के दौरान इनको हेडक्वार्टर इनका दूर रिमोटेस्ट में फिक्स किया गया था, जैसे शिमला वालों का डोडरा क्वार फिक्स किया गया था, तो क्योंकि इंक्वायरी के लिए डोडरा क्वार या जहां पे हेडक्वार्टर फिक्स है वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो कम से कम इनको ये राहत दी जाए कि इनको वहां ना जाना पड़े। तो कोर्ट ने यह कह दिया कि इट इज ऑर्डर्ड दैट टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग हेडक्वार्टर ऑफ द पिटिशनर शैल बी एट द स्कूल वेयर दे हैव बीन लास्टली पोस्टेड एट द टाइम ऑफ सस्पेंशन। और केस लगेगा अब 24 जून 2025 को। लेकिन इनको राहत यह मिल गई कि इनको अब उस स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं है जहां से इनको सस्पेंड किया गया था, मतलब जहां इनको सस्पेंड करने के बाद हेडक्वार्टर फिक्स किया गया था। जिस पोस्ट से इनको सस्पेंड या जिस स्कूल से सस्पेंड किया गया था ये अब वहीं रहेंगे। ये कोर्ट से इनको रिलीफ मिल गया है अगली सुनवाई तक, जो 26 जून को होने वाली है। विमल नेगी केस को लेकर भी 2 अपडेट हैं, आप हेडिंग में नहीं देख रहे हैं लेकिन मैं आपको अपडेट बता दूं। पहली बात यह कि जो शिमला के एसपी हैं संजीव गांधी, उन्होंने जो निजी कैपेसिटी में एक लेटर अपील कर दी है, एलपी दायर की है हाई कोर्ट में, उस एलपी पर जो सुनवाई है वो 5 जून को होगी और वो चीफ जस्टिस जो हैं उनके बेंच में ये मोस्ट लाइकली उनके बेंच में ये सुनवाई होनी है और 5 जून को ये सुनवाई होगी। अब तब पता लगेगा कि इसमें आगे होगा क्या। लेकिन दूसरी अपडेट ये है कि जो इनके जो जनजातीय न्याय मंच है विमल नेगी की डेथ के बाद जो बना है, इन्होंने आज प्रेस वार्ता कर 2-3 लोगों पर निशाना साधा है। एक तो एसपी शिमला पर, एक जगत सिंह नेगी जो राजस्व मंत्री, उन्होंने जो सीबीआई को तोता कहा वो, और तीसरी बात इन्होंने ली जो किन्नौर में कोई कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उन्होंने कोई बयान दिया होगा इस न्याय मंच को लेकर, तो उसमें उनको भी काउंटर किया इन्होंने और तारीफ कर दी ओंकार शर्मा की, जिनकी जांच रिपोर्ट को लेकर वो काफी आश्वस्त हैं कि उन्होंने ईमानदारी से लिखा और जो है इससे उनको आगे ऐसा लग रहा है कि सीबीआई की जांच में भी मदद मिलेगी। ये 2 अपडेट आज विमल नेगी केस को लेकर थे। इसके बाद अगली अपडेट आपको बताएं तो वो है डीए पर एक नए आइडिया की। देखिए आज जो ये टीजीटी कला संघ है उन्होंने एक आइडिया दिया है। डिमांड्स तो करते रहते हैं क्योंकि टीचर्स यूनियन मांग कभी भी और किसी भी सब्जेक्ट पे कर सकती हैं, लेकिन जो अभी एक ये आइडिया आया है, ये सुझाव है सरकार को, और टीजीटी कला संघ ने ये कहा है कि जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, मान लीजिए जिनका कार्यकाल 5 साल से कम है, उनको लेकर जो राज्य सरकार और वित्त विभाग है उनको एक फॉर्मूले पर विचार करना चाहिए, ताकि ऐसा ना लगे कि जो कर्मचारी रिटायर भी हो रहा है उसको लगे कि मेरा 16 लाख का एरियर या 6 लाख का एरियर रह गया और मैं रिटायर हो रहा हूं और आगे पता नहीं क्या होगा, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या डीए का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि वित्त विभाग इसमें सबसे बड़ी जो उनकी तरफ से इसमें दिक्कत है देनदारी में, क्योंकि इन वित्त विभाग जो है कोई स्कीम आज तक नहीं ला पाया, और ये स्कीम इसलिए जरूरी है क्योंकि अब अदायगी जो है कर्मचारियों की वो 12,000 करोड़ से ऊपर हो गई है डीए मिलाकर, और इतनी बड़ी देनदारी को चुकाने में फिर सरकार को भी बाद में दिक्कत होगी। तो क्यों ना इसके लिए एक स्कीम बना ली जाए कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं पहले उनके लिए शुरुआत की जाए, फिर बाकियों को पर विचार किया जाए। और इस स्कीम को लेकर जो टीजीटी कला संघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं सुरेश कौशल और महासचिव विजय हीर, इन्होंने ये आइडिया दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि 2016 की देनदारी अगर 2026 तक भी नहीं दी जाएगी तो फिर अगला वेतन आयोग का क्या होगा, इस बारे में सोचने की जरूरत है।
अगली बात है टीजीटी और जेबीटी कमीशन की। देखिए, टीजीटी को लेकर भर्ती प्रक्रिया चल रही है क्योंकि आजकल आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन इस आवेदन के साथ आज हम आपको दो चीजें बताएंगे। पहली बात यह कि जो टीजीटी कमीशन भर्ती है उसमें अभी तक डाटा क्या है। डाटा की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि राज्य चयन आयोग को अपनी नई वेबसाइट, जिसमें ओटीआर भी पहली बार जोड़ा गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसको सस्टेन करना, उसको देखना और उसको ये देखना कि वो कितना जो ट्रैफिक झेल सकती है, वो टेस्टिंग हो रही है टीजीटी भर्ती से। टीजीटी में जब तीनों संवर्ग एक साथ एडवर्टाइज कर दिए जाते हैं तो जनरल सेंस में मानना यह है कि 1 लाख के आसपास के आवेदन आते हैं, और 1 लाख आवेदन अगर ऑनलाइन हैंडल कर और मैनेज करने हैं तो वेबसाइट का ठीक होना जरूरी है। नई वेबसाइट है इसलिए इसकी चेकिंग, टेस्टिंग सब चल रही है। इसीलिए अभी अगर आज की डेट में आपको मैं बताऊं तो अभी तक टोटल टीजीटी के लिए 3,896 आवेदन आए हैं, जिनमें से 3,440 जो हैं वो सबमिट हो चुके हैं, इनकी पेमेंट कंप्लीट हो गई है। बाकी जो हैं 3,896 में से उन्होंने पेमेंट सबमिट अभी नहीं कराई है। जो पेमेंट नहीं कराएगा वो सबमिट नहीं होगी आगे, तो ये एक समझने की बात है। दूसरा, ओटीआर जो अब तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया है युवाओं ने, वो 34,156 हो गया है पिछली कल शाम तक, तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो वेबसाइट दो तरह से काम कर रही है। पहले ओटीआर, क्योंकि ओटीआर के बिना आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो जैसे ही टीजीटी की पोस्ट एडवर्टाइज हुई, ओटीआर में एकदम उछाल आया है, और इसीलिए इस वेबसाइट को सस्टेन करने, चेक करने के लिए अभी थोड़ा रुकना जरूरी है। यही वो बात है जिसके कारण टीजीटी के साथ जेबीटी की कमीशन नहीं आया है। अभी जेबीटी का कमीशन एडवर्टाइज पोस्ट तब होगी जब टीजीटी का ऑलमोस्ट ये जो फ्लो है वो कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन वाला, और फिर जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसी बीच आज भी जो सीडैक एजेंसी, उनके साथ एक बार फिर बात हुई है। उनकी कुछ क्लियरेंसेस भारत सरकार में पेंडिंग पड़ी हैं, वहां से जब आ जाएगी तो राज्य सरकार को आएगी। सरकार पहले उनको क्लियर कर चुकी है, फीस का मामला अब सेटल हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा दिक्कत है। लेकिन जितना की टाइम आवेदन का टीजीटी के लिए है, उस टाइम में ये सारी चीजें करने का लक्ष्य राज्य चयन आयोग ने रखा है, और उसमें अगर ये पूरा हो गया तो फिर अगली जो प्रक्रिया, जो रुकी हुई भर्ती पोस्ट कोड हैं, पहले के गए हुए हैं, और अधीनस्थ जो ये पहले कर्मचारी चयन आयोग था उस टाइम के हैं, तो वो फिर एक एक करके उसमें आएंगे। अगली बात जो है इसके बाद वो है अब प्री नर्सरी भर्ती की। देखिए, प्री नर्सरी भर्ती को लेकर भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, और 14 एजेंसियों को अलग अलग जिले दे दिए गए हैं। कल आप अखबार में विस्तार से इसकी खबर भी देखेंगे, और इसके बारे में सूचना हमने ही सबसे पहले आपको दी थी कि यह भर्ती अब शुरू होने वाली है। ट्विस्ट सिर्फ इतना है इसमें कि टोटल जो इनके पास 30+ एचपीएससी डीसी के पास, जो स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जितनी इनके पास एजेंसियां थी जिनको कहा गया कि क्या आप ये भर्ती करना चाहते हैं, तो इनमें से सिर्फ 14 एजेंसियों ने सहमति इच्छा जताई, और 14 की 14 को ये काम दे दिया गया है। लेकिन कुछ और एजेंसियां भी पैनल अभी हो रही हैं, तो उनका इंतजार किया जा रहा है। अभी सिर्फ 14 एजेंसियों के लिए 3100 पद दिए गए हैं, अलॉट किए गए हैं। बाकी जो इंपैनलमेंट हो जाएगी 2 दिन के भीतर, उसके बाद बाकी के जो 3100 पद हैं वो भी उसके साथ विज्ञापित हो जाएंगे। तो ये 6200 पदों पर भर्ती होगी, और इसके बाद आया को लेकर और जो योगा टीचर हैं उनको लेकर भर्ती में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि समग्र शिक्षा ने ये नाइलेट को दे दिया था, और राज्य सरकार के निर्देश ये हैं कि नाइलेट से ये सारी भर्तियां ना करवाई जाएं, और अपनी एजेंसी जो है एचपीएससी डीसी उससे करवाई जाए। तो उसमें भी अभी टाइम लगेगा, और जो जब तक ये हो जाती है प्री नर्सरी वाली, प्री नर्सरी के लिए अभी 2 साल का ही इसमें जो एनसीटी का फॉर्मेट है वही लिया जा रहा है। पहले ये कंप्लीट हो जाए, इसमें अगर कम लोग मिलेंगे तो फिर 1 साल वालों के पर भी विचार बाद में हो सकता है। तो ये एक जो कंप्लीट प्रोसेस इसका ये था। अब मुख्यमंत्री की अपील की बात करेंगे। आज थे गए हुए, आज हैं वहाँ जो देहरा में, और देहरा में क्योंकि वहाँ इनकी धर्मपत्नी का ये चुनाव क्षेत्र है, इसलिए दौरा वहाँ का रखा गया था। इस दौरे में बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वह अनाउंसमेंट भी आज हुई है, और 100 करोड़ के उद्घाटन शिलान्यास किए गए हैं। इसमें जो 48 करोड़ का बनखंडी जो ये बना रहे हैं जूलॉजिकल जू पार्क जो भी है, ये कुछ ऐसा चिड़ियाघर है कोई बड़े वाला, जिसको अरण्य वन्य प्राणी उद्यान कहा जा रहा है, उसके अस्पताल और डायग्नोस्टिक
ब्लॉक का जो है केंद्रीयकृत रसोई घर है, क्वारंटीन केंद्र है, और ये सारा 50 करोड़ के आसपास का ये पूरा बनेगा और इसका आज शिलान्यास मुख्यमंत्री ने वहां रखा है। लेकिन इस शिलान्यास के साथ साथ जो चीज़ें लोगों के लिए, सबसे पहले तो जो फील्ड में जाने के बाद मुख्यमंत्री आजकल जो अपील कर रहे हैं, पहले मैं वो बता दूं क्योंकि ये लोगों के लिए काम की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती में जो लोग पंजीकरण करवाना चाहते हैं किसान, उनके लिए आजकल कृषि विभाग फॉर्म भर रहा है, तो सबसे पहले वो फॉर्म भरें। अगर यूरिया का इस्तेमाल खेतीबाड़ी में ना करें, गोबर आधारित खेती करें, तो उनके जो उत्पाद हैं वो राज्य सरकार 60 रुपए किलो गेहूं और 40 रुपए किलो मक्की सरकार खरीद लेगी और इससे किसानों को फायदा होगा। ये एक सूचना बड़ी जरूरी है। दूसरा ये कि जो उन्होंने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर जो भाजपा के नेता दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको मैं सरकार की तरफ से वो ये बताना चाहते हैं कि मेडिकल डिवाइस पार्क में करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव दी जा रही थी। राज्य सरकार ने स्टेट के हित में उसको कंट्रोल किया और उसके बाद अब उसको अपने स्तर पर अपने खर्चे से बनाया जा रहा है। मेडिकल डिवाइस पार्क को खारिज नहीं किया है, डिवाइस पार्क को बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे अपनी शर्तों पर और अपने प्रदेश के हित में, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। तीसरी बात थी सब्सिडी को लेकर। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने जो सब्सिडी दी थी उसमें जो इनकम टैक्स 1 करोड़ रुपया साल का देता है उसको भी सब्सिडी दे दी थी। हम ये चाहते हैं कि जो गरीब है, सच में गरीब है, सिर्फ उसको सब्सिडी मिले और इसीलिए जो स्कीमें हैं वो इसी तरह से बनाई जा रही हैं और इसी तरह से उसका लाभ लोगों को दिया जा रहा है। अब बात करते हैं पुलिस भर्ती एग्जाम। पुलिस भर्ती एग्जाम को लेकर लोक सेवा आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है और ये एग्जाम 15 जून 2025 को होगा 11 बजे से 1 बजे के बीच। जो सेंटर इसके लिए दिए जाएंगे मेल और फीमेल कांस्टेबल के लिए ये हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जहां तक कोई इंक्वायरी अगर करनी है तो आज लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर कुछ फ़ोन नंबर दिए गए हैं, आप उनमें कर सकते हैं। कल आप दिव्य हिमाचल में खबर आएगी, उस खबर को देख के भी इसमें कोई अगर क्वेरी आपकी है तो कर सकते हैं। अभी तक इन पदों को भरने की जहां तक बात है तो 708 मेल कांस्टेबल हैं, 380 फीमेल कांस्टेबल हैं। ड्राइवर के जो पोस्ट हैं वो अलग से हैं, उनकी भर्ती अलग से होगी। लेकिन टोटल जो वैकेंसी है वो 1088 है अभी जो भरी जा रही है, इसमें ड्राइवर शामिल नहीं है। इसके लिए जो टोटल एप्लीकेंट हैं जो ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हुए हैं ग्राउंड टेस्ट के बाद, उनकी संख्या है 16,000 के आसपास। लेकिन हैरानी की बात यह है इस बार पुलिस भर्ती में कि जब पुलिस भर्ती को एडवर्टाइज किया गया था तो टोटल आवेदकों की संख्या थी 1,27,000। 1,27,000 आवेदक शुरू में आए थे इस भर्ती को लेकर, लेकिन एग्जाम देने के लिए सिर्फ 16,000 क्वालिफाई हुए, मतलब 27,000 भी नहीं बचे, 1 लाख पूरा खत्म हो गया। और उसके बाद देखिए 16,000 सिर्फ बचे 1,27,000 में। इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि जब ग्राउंड टेस्ट में डोप टेस्ट जरूरी कर दिया गया था तो उसके बाद बहुत से युवा ऐसा माना जा रहा है कि जिनको नशे के उसमें इन्फ्लुएंस में थे, जिनको लगा कि उनके सैंपल टेस्ट से ये पता लग सकता है कि वो चिट्टा लेते हैं या नहीं, उनमें से बहुत सारे लोग अटेंड ही करने नहीं आए और जितने आए उनमें से स्क्रीन हो गए ग्राउंड टेस्ट में। उसके बाद बचे सिर्फ 16,000। अगर 1,27,000 आवेदकों में से एग्जाम देने के लिए या ग्राउंड टेस्ट में मेडिकल फिटनेस के लिए सिर्फ 16,000 पास हों तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश में फिजिकल स्टैंडर्ड युवाओं का क्या है। ये एक इसमें फिगर जरूर है जिस पे चिंतन करने की जरूरत है और इसका आने वाले दिनों में इफेक्ट क्या होगा वो भी देखना होगा। किस जिले में कितने लोग ग्राउंड टेस्ट से स्किप किए वो भी देखना होगा। अब बात करते हैं कर्मचारी ट्रांसफर की। और कर्मचारी ट्रांसफर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल बड़े सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पहली बात तो ये कुछ बोल रहे हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर क्यों नहीं हो रही, तो वो तो सरकार ने परमिट ही नहीं किया हुआ है तो उसको रोक दिया। और बीच में एक ऑर्डर निकला था, हमने आपको जानकारी दी थी कि सरकार ने निर्देश देने के बाद एलिमेंट जो स्कूल शिक्षा के निदेशक हैं उनको कहा कि जो आपने ऑर्डर किया है इंटर डिस्ट्रिक्ट का उसको कैंसिल करिए, वो कैंसिल कर दिया। अब दोबारा परमिशन नहीं है। वजह यह है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कॉन्ट्रैक्ट या ट्रेनी भर्ती वालों की, और बाद में जब उनको रेगुलर करना होता फिर वो छूट मांगते हैं कि हम नए स्टेशन पे आ गए, और वहां पर वो 2 साल उनको वैसे नए सिरे से लगाने चाहिए, लेकिन ये विवाद बाद में बड़ा तंग करते हैं। तो सरकार ने अभी इसमें परमिशन नहीं दी है। बाकी जो ट्रांसफर को लेकर राज्य सरकार बहुत जल्दी बैन लगाने जा रही है, और अब जितने भी प्रोसेस में ऑर्डर हैं जिनके निकल गए, जिनके रह गए। एजुकेशन में खासकर बीच सेशन में अब ट्रांसफर नहीं होंगी। सेशन
शुरू हो गया है और अब आने वाले 1-2 दिन में आपको ये ऑर्डर मिलेगा कि अब पूरी तरह से ट्रांसफ़र बैन हो गई। वैसे भी जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस में उतना इजी है नहीं कि जो ट्रांसफ़र है, और मंत्री के कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय उसके बाद ऑर्डर निकलने तक प्रोसेस थोड़ा लंबा लग रहा है। इसको कर्टेल करने के लिए जो डायरेक्शंस भी सब विभागों को अलग अलग तरीके से दी गई हैं, लेकिन अब क्योंकि सेशन शुरू हो गया है और सेशन शुरू होने के बाद सरकार नहीं चाहती कि स्कूलों में चीजें ज्यादा उठापटक हो और दिक्कत हो, और इसीलिए बहुत जल्दी ऐसा अब जो ये तबादलों की प्रोसेस चल रहा है उसमें बैन लगने वाला है, और अब कंप्लीट बैन जब होगा तो फिर तबादले नहीं हो पाएंगे। ये सूचना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके डीओ अभी पेंडिंग है। बहुत सारा जो बैकलॉग डीओज का क्रिएट हो गया है और उनमें से ऑर्डर बहुत कम निकल रहे हैं पहले ही, क्योंकि डबल चेक है, फाइल दोबारा से आ रही है, फाइल पे मैटर, और उसके बाद दोबारा अप्रूवल में जा रहा है। करुणामूलक भर्ती को लेकर अभी तक कुछ नहीं है। अगली कैबिनेट मीटिंग से पहले अगर कैबिनेट सब कमेटी फाइनल कर देती है तो हम इसकी जानकारी आपको जरूर देंगे। टेट का रिजल्ट जल्दी निकालना चाहिए ताकि वो अप्लाई कर सकें। ये जो अभी तो एग्जाम हुआ जी, जितना होगा वो लग जाएगा पता, लेकिन इस तरह के भी कोई चीजें आ रही हैं अभी कमेंट्स में, ज्यादातर करुणामूलक ही हैं। और जल रक्षकों की बात भी करनी चाहिए, सत्येंद्र कुमार कह रहे हैं, क्योंकि इनको ना भुगतान हो रहा ना इनको रेगुलर हो रहे। रेगुलर होने के लिए अनुमति हो गई लेकिन पोस्टें आगे नहीं हैं, तो इनको दिक्कतें तो हैं ही। वेटनरी फार्मासिस्ट एक्स सर्विसमैन की अपॉइंटमेंट का एक इशू भी लोग बता रहे हैं। तो चलिए, ये आज के कुछ मसले थे जो मैंने इसमें लिए। वैसे जितनी जानकारी आपको दी उतने काफ़ी जो चीज़ें हैं वो कवर हो गई हैं। आपके पास कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि हम उसको देख के फिर उसका जवाब ले सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।